आज का वीडियो बिहार का करंट अफेयर्स 70वीं बीपीएससी पीटी मेंस और इंटरव्यू ये तीनों के लिए है। और ये आज का पेपर के साथ ये 21 से 23 अक्टूबर के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए हैं वो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है रिवीजन फॉर सक्सेस 23। उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितना भी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ उसका MCQ बना करके उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। इसलिए उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, एक बार रीडिंग भी कर देता हूँ, ताकि आपको 2 बार रिवीजन भी हो जाता है और वो बहुत ही आपको फायदा करेगा। हमारा MCQ जरूर देखिएगा। और यहाँ पे जितने भी मटेरियल मैं देता हूँ वो सारा एग्जाम्स के रिलेवेंट होता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। और दूसरी बात कि मैं ये वीडियो बहुत काफ़ी दिनों के बाद लेकर के आया हूँ। ये आपको बिहार का करंट अफेयर्स और पिछला मेरा छूटा हुआ है, जो भी बीच में कुछ आया हुआ है वीडियो और कुछ छूटा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जनवरी से लेकर के 2024 के जनवरी से लेकर के आपको 15-15 दिन का वीडियो बना करके और आपको अपलोड कर दूं, ताकि आपकी भी ये कंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है। ये मैं आपको क्या करूंगा कि जैसे 13 दिसंबर को एग्जाम का डेट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिन के अंदर के पहले आपको ये सारा वीडियो अवेलेबल कर दूं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने करंट पे। तो पहला जो है श्री कृष्ण सिंह यानी कि ये व्यक्ति विशेष पर ये है। आज के पेपर में ये न्यूज़ में था। ये आज के नहीं, कल के पेपर के न्यूज़ में था, यानी कि 22 तारीख के पेपर के न्यूज़ में था, क्योंकि इनका जन्मदिन था। जन्मदिन कब था? तो 21 अक्टूबर को था। और इनका जन्म शेखपुरा में हुआ है 21 अक्टूबर 1887 को। तो ये इसका ये ध्यान में रखना है कि शेखपुरा में हुआ था। दूसरा ये है कि आपको इनकी मृत्यु जो है पटना में हुई थी और वो 31 जनवरी 1961 को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कई व्यक्तित्व का पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इनके बारे में हम लोग कुछ और जान ले। जैसा कि ये आप जानते होंगे कि ये प्रथम आपको बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे और 1946 से 1961 तक ये रहे थे। और इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि ये पूरे मतलब अपने देश में जो है वो पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है, जिसको ध्यान में रखिएगा कि आपको जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला देश का पहला सीएम कौन है, तो वो आपको श्री कृष्ण सिंह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण सिंह। हाँ, दूसरा 2 चीज और पॉइंट छूट गया है कि इनको बिहार केसरी भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? शेर की तरह दहाड़ते थे, इसलिए इनको बिहार केसरी बोला गया था। और इनको श्री बाबू भी इनका जो एक नाम श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको बिहार केसरी और श्री बाबू, इन दोनों को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी, श्री बाबू, ये 2 नाम इनके हैं। और जन्म 21 अक्टूबर 1887 शेखपुरा में हुआ था। मृत्यु 31 जनवरी 1961 पटना में हुआ था। तो दूसरे पॉइंट पे, सरकारी भवनों पर 103 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट। ये जो है आपको, ये मैं क्या करता हूँ कि जो आपको ये न्यूज़पेपर में थोड़ा बड़ा रहता है, आपको वो उसका जो हेडिंग रहता है उसको मैं शॉर्ट करके कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर दूँ। अब ये सरकारी भवनों के ऊपर जो है सोलर प्लेट लगेंगे 103 मेगावाट का। तो ये क्या है कि आपको जल जीवन हरियाली फेज 2 के तहत ये 103 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, वो भी कहाँ? तो सरकारी भवनों पर। तो सरकारी भवनों पर तो ऐसे ही ये पहले चरण में भी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो पहले चरण में भी आपको ऐसा ही किया गया था, लेकिन वहां पर जो था आपको 22 मेगावाट,
ठीक है। 22 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट को सरकारी भवनों के ऊपर लगाया गया था। और उस समय जो सरकारी भवन जो लक्ष्य था वो 4 ही प्रकार के सरकारी भवन थे। एक था कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वैसे भवन पे लगाने की बात थी। दूसरा था कि आपको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके ऊपर भी सोलर प्लांट लगाने की बात थी। तीसरा था कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान था, उसके ऊपर लगाने की बात थी। और चौथा जो था आपको ये पंचायत सरकार भवन, उनके ऊपर। लेकिन इस बार जो है ये जल जीवन हरियाली फेज 2 के तहत और उसका दायरा बढ़ गया। क्या हुआ, तो अब आपको जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके ऊपर भी लगेंगे, और भी जितने भी सरकारी आपको ये स्कूल है, चाहे प्राइमरी है चाहे ये मिडिल है, तो उन सारे में अब लगने की बात हो गई, उसका दायरा बढ़ गया है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि जैसे जिस प्रथम चरण में जो आपको सरकारी भवन जो था टोटल कुल जो था वो 2593 सरकारी भवनों के ऊपर लगना था, जो कि वो हुआ। अब जो है इस बार आपको दूसरे चरण में, दूसरे फेज में क्या है कि आपको 13,253 आपको सरकारी भवन के ऊपर लगने हैं। देखिए ये जो है ना आपको ऊर्जा वाला जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊर्जा वाला जो चैप्टर आता है उसके अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चंस आता है लिखने के लिए, तो आपको ये डाटा को कोड करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहां पर भी, और आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपको ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मतलब तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में ही हम लोगों ने आपको 69वीं बीपीएससी का इंटरव्यू का हम लोग कंडक्ट किए हुए थे, तो उसके अंतर्गत जो है जल जीवन हरियाली के बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछा था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चंस जो है बीपीएससी आयोग के जरिए भी वहां पर जो पैनल में थे उनसे भी पूछा, वो उन लोगों ने भी पूछा स्टूडेंट से, जिस स्टूडेंट को हम लोगों ने किया था इंटरव्यू लिया था। तो ये आपको इंटरव्यू में भी फायदा करेगा, जल जीवन हरियाली हो गया या सोलर प्लांट हो गया, तो उसको ध्यान से ऐसा कीजिए ना कि जो कि पीटी का डंका जो है आपको ये इंटरव्यू तक बचे, मतलब ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि इतने ठोस रूप में होनी चाहिए। देखिए इसके साथ साथ हम नेशनल और इंटरनेशनल कोशिश करेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण का भी समरी आपके पास हम लाएं, ताकि आप लोग को नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को भी ये कर सके, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो वो सब मिला करके ही आपको 30 तक, लगभग 30-32 तक आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा सा इसको पढ़ लेते हैं। जल जीवन हरियाली फेज 2 के तहत 103 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना है बिहार सरकार की। फेज 2 में 13,253 सरकारी भवनों पर आपको सोलर प्लांट का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये लक्ष्य हो सकता है डाटा पूछ दे। ये इसमें जो एमसीक्यू जो बनेगा आपको जल जीवन हरियाली फेज 2 को लेकर के बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एशियन हॉकी 2024। ये हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे यहाँ आपको ये प्रतियोगिता हो रही है, ये मतलब ये मैच हो रहा है। यानी कि ये जो एशियन हॉकी जो 2024 है, ये अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस एशियन हॉकी जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो कहाँ हो रहा है, तो राजगीर में हो रहा है, नहीं होगा। कब होगा, तो 11 नवंबर 2024 को, यानी कि अगले महीने में जो है आपको ये होगा। इसमें 6 टीम भाग ले रही है, और ये जो आपको एशियन जो हॉकी टूर्नामेंट है, ये आपको 8वां संस्करण है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संस्करण से पूछता है क्वेश्चन। तो ये 8वां संस्करण है आपको, जो कि आपको ये जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस एशियन हॉकी टूर्नामेंट जो हो रहा है। और इसमें जो 6 टीम जो भाग ले रही है, उसमें एक आपको इसमें भारत भी है, और भारत के साथ ऊपर में आपको चाइना भी है इसके साथ। तो भारत और चाइना को याद रखिएगा। दूसरी तरफ है जापान और दक्षिण कोरिया, इसको भी याद रखिएगा। 2 ये हो गया, 4 हो गया। और दक्षिण पूर्व का देश है थाईलैंड और मलेशिया, ये 6। कौन कौन से हो गए, तो भारत, चीन, और फिर उसके बाद आपको थाईलैंड और मलेशिया, और जापान और दक्षिण कोरिया, ये 6 है। और एक इसका फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको जो पूरे विश्व में जो है हमारा भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम का जो रैंक है, वो विश्व में 7वें नंबर पर है, और एशिया में जो है पहले नंबर पर है रैंक, पहले और दूसरे नंबर पे चाइना का है। तो ये जो आंकड़ा जो है आप इसको याद रखिएगा।
एशियन हॉकी 2024 ये 8वां संस्करण जो मैंने बताया था। और 11 नवंबर 2024 से राजगीर भूल गया कि राजगीर में हॉकी स्टेडियम है, वहां पर होगा, ध्यान रखिएगा। राजगीर में हॉकी स्टेडियम, कहाँ पे? तो राजगीर में हॉकी स्टेडियम है, वहां पर आपको ये मैच होगा। हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस एशियन हॉकी होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको 8वां संस्करण है। दूसरा है कि आपको 11 नवंबर से शुरू होगा। तीसरा है कि 6 टीमें भाग लेंगी, जिसमें भारत है, चीन है, दक्षिण कोरिया है और जापान है और थाईलैंड और मलेशिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक क्या है तो आपको ये और हाँ, रैंक में जो है आपको 7वां है विश्व में भारतीय हॉकी महिला टीम, और आपको एशिया में पहला है, ठीक है। बीटा ड्राईपोर्ट ये भी बहुत हम लोग के लिए जो है ये भी गौरवान्वित करने वाली बात है बिहार के लिए कि ये बीटा ड्राईपोर्ट जो है ये आपको बीटा में खुला है। ये ड्राईपोर्ट क्या है? तो ड्राईपोर्ट है, इसको शुष्क बंदरगाह बोलते हैं। शुष्क बंदरगाह जो क्या होता है कि एक तरीके से ये एक रेल या बजरा टर्मिनल है, रेल या बजरा टर्मिनल बोलते हैं, जो कि क्या होगा, ये कनेक्टिविटी का काम करेगा। ये जो टर्मिनल है ये क्या करेगा कि दूसरे राज्य हो गया या दूसरे देश के लिए कनेक्टिविटी का काम करेगा कि समुद्री ये समुद्री टर्मिनल है उससे ये जोड़ेगा, मतलब कि ये जुड़ गया है, मतलब कि ये जो बीटा का जो ड्राईपोर्ट है, यानी कि आपको शुष्क बंदरगाह, इसको एक तरीके से आप अंतर्देशीय बंदरगाह भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा कि एक हम व्यवहारिक तौर पे इसको समझ लीजिए, इसको आसान शब्दों में, कि जैसे मान लेते हैं कि आपको मुजफ्फरपुर में एक उद्योग है और वहां पर एक प्रोडक्ट बन गया, उसका जो वो उत्पादन जो हुआ है उस उत्पादक को लेकर के वहां से परिवहन से लेकर के आपको बीटा रेल टर्मिनल पे पहुंचाया जाएगा। और फिर वहां से क्या होगा, अगर मान लिया कि महाराष्ट्र जाना है या महाराष्ट्र के नवाशोवा बंदरगाह है वहां पर आपको जाना है, तो वहां पर मुंबई के नवाशोवा में वहां पर आपको ये टर्मिनल जो है वहां पर सारा सामान लद जाएगा और फिर वहां से वो चला जाएगा। फिर क्या है कि वहां से अगर हमको दूसरे देश में भेजना है, जैसा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग का जो बिहार का उत्पादन जो है वो गया है कहाँ, जो हमारा जो वस्तु है वो गया है आपको रूस, ठीक है। तो रूस पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि इनलैंड कंटेनर डिपो। जैसे बस का डिपो होता है ना, वैसे ही ये इनलैंड कंटेनर डिपो है, वहां पर जाएगा। कहीं का भी बिहार के किसी भी जिला का सामान जो है, जो उत्पादन होता है, तो वो उत्पादन चाहे वो जैसे अभी गया है, वो चमड़ा का कुछ उत्पाद गया है, कुछ खाद्य पदार्थ भी वहां रूस भेजा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों? तो ये इससे बिहार, ये जो ड्राईपोर्ट है, ये बिहार का ड्राईपोर्ट, ये जो है आपको इससे क्या, इसका सकारात्मक क्या होगा, तो इससे होगा क्या कि जो आयात निर्यात में जो बहुत ज्यादा पैसा लगता था बिहार के उद्योगपतियों को, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम लगेगा खर्चा। और क्या होगा कि उद्योगों का विकास होगा। और तीसरा क्या होगा कि जो बिहार का जो उत्पाद है वो आपको उसकी पहचान अपने देश में तो होगी ही, दूसरे राज्य में जाएगा तो उसमें होगा ही, और विश्व में भी हमारे उत्पाद की पहचान बनेगी। ये ड्राईपोर्ट से जिस तरीके से हमने बताया कि आपको यहाँ से जैसे मान लिया मुजफ्फरपुर का उत्पादन, जो कोई वस्तु है उत्पादन हुआ और फिर उसके बाद वो जाएगा आपको बीटा, आपको रेल टर्मिनल के पास, वहाँ कंटेनर जो है इनलैंड कंटेनर डिपो, वहाँ पर कंटेनर में वो रखा जाएगा और फिर वहाँ से वो लेकर के चला जाएगा आपको किसी भी ये समुद्री किनारा जैसे बंदरगाह पे चला जाएगा और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए ये है। और इसको जो है, इसको मिशन निर्यातक बनों के तहत जो है ये बीटा ड्राईपोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बीटा इनलैंड कंटेनर डिपो, ISD भी कहते हैं, से रूस के लिए पहली खेप 21 अक्टूबर यानी कि परसों, यानी कि आज 23 पहली खेप जो है 21 अक्टूबर 2024 से रवाना हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। और मिशन निर्यातक बनों के तहत बीटा ड्राईपोर्ट की स्थापना हुई और इसका सकारात्मक पक्ष बता दिया हमने कि क्या होगा कि आयात निर्यात में कमी आएगी, आयात निर्यात में जो पैसा लगता है उसमें कमी आ जाएगी और उद्योगों का विकास भी होगा
और अपने उत्पाद का भी पहचान भी बनेगा विश्व के स्तर पे और भारत के स्तर पर। अगला है अटल कला केंद्र। अटल कला केंद्र ये जो है बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा ये पहल है, जो कि ये अटल कला केंद्र है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि बिहार सरकार हर जिला में ये अटल कला केंद्र खोलेगी और इसमें जो है कोई बच्चा है या युवा है या युवती है उनको क्या किया जाएगा, गाना सिखाने का इसके अंतर्गत इस केंद्र में गाना सिखाया जाएगा, आपको डांसिंग सिखाया जाएगा, एक्टिंग सिखाया जाएगा। ये सब सारे चीज़ आपको हर युवा युवती और बच्चों को ये सिखाया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसमें सिर्फ अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो सीधा बनेगा कि आपको ये अटल कला केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के जरिए शुरू किया गया है। तो आपको इसके अंदर हर जिले के शहर व गांव के बच्चों युवा युवतियों को सरकार कला संस्कृति में बढ़ावा देने जा रही है। ठीक है, बच्चों को वो बातें जो मैंने बोला है वो जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वो न्यूज़पेपर में था। तो ये सरकार कला संस्कृति को बढ़ावा देना चाह रही है, इन बच्चों को सिखाएगी और इससे कला और संस्कृति का बढ़ावा होगा, जो कि हमारे बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भी ये अपना एक्टिंग से लोहा मनवाएंगे, संगीत से लोहा मनवाएंगे या डांस से लोहा मनवाएंगे, किसी से भी मनवाएंगे तो ये बिहार का ही ये नाम रोशन होगा। ठीक है, अगला है आपको कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक, ये जो कृषि यंत्र बैंक है इसका लाने के पीछे क्या उद्देश्य है बिहार सरकार का, तो इसके पीछे जो उद्देश्य है कि जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग जैसे खेती करने के लिए बड़ा उपकरण की जरूरत होती है और बड़ा उपकरण जो है ये लोग खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता है। तो इससे क्या इसमें क्या है कि बिहार सरकार इसमें 40 से 80% तक आपको अनुदान देगी, छोटे या सीमांत किसानों को अनुदान देगी और कभी कभी ये भाड़े पे भी देगी। तो इससे क्या होगा कि आपको किसान जो है आसानी से वो खेती कर सकेंगे, अपने फसल का उत्पादन कर सकेंगे। और वर्तमान में अभी 1617 जो है कृषि यंत्र बैंक जो है आपको पूरे बिहार में आपको कार्यरत है या स्थापना हो चुकी है। ठीक है, और कहाँ होती है, तो ये हर पंचायतों में होती है। ठीक है, तो इसको आइए हम पढ़ते हैं। हर जिले कृषि यंत्र बैंक, इसका उद्देश्य बता दिया हमने कि इसका उद्देश्य क्या है। ये वर्तमान में बिहार में 1617 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हो चुकी है। कितना, तो 1617, मैंने बोला था कितना, 1617 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हो चुकी है। पंचायतों में बैंक खोला जाता है। ठीक है, पंचायतों में जो कृषि यंत्र बैंक जो है पंचायतों में खोला जाता है और किसानों को 75 प्रकार की कृषि यंत्र में अनुदान मिलता है। ठीक है, 75 ये नहीं मैं बोल पाया था, 75 प्रकार का कृषि यंत्र जो है वो किसानों को इसमें मिलेगा इस कृषि यंत्र बैंक के तहत। ठीक है, ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि कृषि से संबंधित आता है, चाहे ज्योग्राफी से आएगा या आपको इकोनॉमिक्स से आएगा। तो ये आपको कृषि यंत्र बैंक जो है वो कृषि, जैसे बिहार सरकार कृषि यंत्र कृषि के विकास के लिए या किसानों के विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो उसके दौरान ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं डाटा के साथ। ठीक है, अब आते हैं पर्यटन। देखिए, पर्यटन भी पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पर्यटन से मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ तक कि सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं आपको मेंस के अंतर्गत। तो आपको पर्यटन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इससे बिहार सरकार को ये राजस्व की प्राप्ति होती है। अगर इसमें बढ़ावा देंगे तो उसी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने, बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार ने क्या किया है कि इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 शुरू किया है। ये फेयर मतलब मेला लगेगा, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ये राज्य के भी आएंगे जो कि यहाँ पर देखेंगे, और न केवल राज्य बल्कि दूसरे देश से भी आपको यहाँ पर आएंगे। और इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री पटना में ही ये जो है आपको ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो है आपको लगेगा, और जिसका उद्घाटन जो है हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। कब किया है, तो ये 22 अक्टूबर 2024, 22 मतलब कल ही किया है। ठीक है, ये हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मैं इसका सारा MCQ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में इसे दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।